हेलो स्टूडेंट, अभी 17 के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपको दिखाने हैं एंड देन ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। और फिर एक और क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि हाउ कोवलेंट कंपाउंड डिफर फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड। चलिए इसे बनाते हैं। देखो पहले तो समझ लेंगे कि ये 17 का क्वेश्चन है, देख लो। और ये आपका दिया हुआ है कि बेंजीन का आप लिखो, है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपके होते हैं C6H6, ठीक है ना। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें। देखो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जो CH है ना वो आपके 6 हैं, यानी कि CH यहाँ पे होगा, एक CH यहाँ पे होगा, एक CH यहाँ पे होगा, एक CH आपके यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। और ये जो हमने CH लिखा, ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको हर एक कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। हो गए, ठीक है। अब ये जो आपके फिगर होते हैं ना, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेंजीन है उसका जो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये क्या है, एरोमेटिक रिंग बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है ना, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसको छोड़ के इसके बाद वाले को क्या करना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर देने हैं, है ना। इसके बाद वाले को क्या करना है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड, फिर इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही हो गया आपका बेंजीन के स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। देखो इसके अलावा एक और मैं तरीका आपको बताता हूं, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। मैं यहां पे बनाता हूं। देखो मतलब हमारे पास 6 कार्बन को हम लोग इसी तरीके से लगा देंगे। हर एक को पहले सिंगल बॉन्ड के साथ दिखा देंगे, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन को अलग करके दिखा सकते हैं ना, ऐसे भी तो दिखा सकते हो। ये भी आपके इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। और ये थोड़ा सा डिटेल्स इसको बोल सकते हैं, है ना। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा और डिटेल्स हो गए। अब देखो जो आपके सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पे है ना, तो हर जो अल्टरनेट बॉन्ड होगा वो आपके क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये जो आपका बॉन्डिंग है ना, जो सिंगल बॉन्ड है, एक को छोड़ के दूसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। एक को छोड़ के दूसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। एक को छोड़ के दूसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह के आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो एक और चीज़ सुन लीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेंजीन का हम लोग ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको वहाँ पे एग्जाम में बनाना नहीं है, है ना। स्ट्रक्चर इसका नहीं हुआ, है ना। एक और इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन को। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, नो डाउट। बट ये डिटेल स्ट्रक्चर नहीं हुआ। आपको जब एग्जाम में आएगा तो या तो ऐसे बनाना होगा या नहीं तो ऐसे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझो। इसमें बोलेगा ना आपसे, अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो बोलो कितना होगा। तो सिंगल बॉन्ड जब देखना होगा तो बॉन्ड तो यहां से देखेंगे ना, क्योंकि यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने बॉन्डिंग तो करा नहीं। बात आई समझ में। मतलब अगर पूछेगा कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है तो ये बताइए, तो इसमें तो हमने करा नहीं है। नहीं तो आप दिमाग लगा के निकाल सकते हो कि इसके बीच में एक और होगा, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं। देखो ये सिंगल बॉन्ड रहा, यानी कि इस पूरे में आपके कितने हैं, 3 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और 3 यहाँ हो गए आपके, फिर ये 4 5 6 7 8 एंड देन 9, मतलब 1 2 3 4 5 6, और ये आपके हो गए 3। तो 3 और प्लस आपके कितने हैं, 6, यानी कि 9 क्या हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। खैर वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखना है, बस इतना समझ लो कि सिंगल बॉन्ड पूछेगा कितना हो जाएगा आपका। इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 7 8 9, और कहीं भी कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर आपसे पूछा कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, तो क्लियरली यू कैन चेक इट आउट। यहां पे आपके 1 2 3 ही क्या है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखो समझेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस। चलो मैं इसे क्लीन करता हूं। तो देख लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड में क्या फर्क होता है ना। समझते हैं। देखो
क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड, और यहां पे लिख देता हूं मैं आयोनिक कंपाउंड। तो चार डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें, इसमें क्या होगा, आपके मेटल्स जो कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स जो एनायन बनाते हैं, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ क्या होता है, क्लोज होता है। जो आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये आपके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल, है ना, दो नॉन मेटल्स के बीच में जो आपके म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। चलिए मैं इसे लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड फॉर्म बाय आइसोलेटेड गैसियस कैटायन एंड एनायन। ठीक है ना, हमने क्या बोला, कंपाउंड फॉर्म बाय द आइसोलेटेड गैसियस कैटायन एंड एनायन, क्योंकि जहां पे भी आपके कैटायन दिख रहे हैं या फिर एनायन दिख रहे हैं वो आपके आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड मतलब वो इंडिविजुअल, एक सिंपल, एक छोटा सा आपके क्या होंगे, एटम्स होगा, स्पीसीज होगा। तो वो आपके कैटायन कहां से जनरेट होता है, कैटायंस कैन बी जनरेटेड थ्रू मेटल, क्योंकि मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और एनायन की बात करें तो यहां पे जो एनायन बनेंगे आपके नॉन मेटल से बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये क्या होगा कि इसे लिखेंगे कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, है ना। पहला तो देखो आप इसका ना सिंपली डिफिनेशन दोनों का लिख दोगे, है ना, जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल, ठीक है ना। ये आपके टू नॉन मेटल्स के बीच में जो आपके म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। चलो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, N2 ले लो, ठीक है ना, नाइट्रोजन N2, या फिर हम लोग ले सकते हैं H2 और CH4। अरे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं सारे तो आपके क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड ही है। CH4 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं, C2H6, ठीक है, या फिर आप C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो ये सारे कंपाउंड आपके किसके एग्जाम्पल होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ, ग्रेट एग्जाम्पल NaCl, KCl, है ना, MgCl2। खुद देखो, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल, है ना, एक आपके मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स के आपके ये आयन से बने हुए हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलिए अब इसके दूसरे डिफरेंस को देखते हैं। ध्यान से देखो, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, आपको पता है कि ड्यू टू द आयंस, इसमें आयंस होते हैं, दैट्स द रीजन ये आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इट हैज आयन, सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड जो होता है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, एट मोल्टेन स्टेट में होगा, यानी तो एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का कब कंडक्टर होगा, एट मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। मतलब कहने का मेरा ये सेंस था कि जब इसमें जैसे नमक है, NaCl है, ये आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, करंट का फ्लो कराएंगे तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट में है। तो या तो इसे पिघला दो, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक इसको हीट कर दो, या नहीं तो क्या करो, इसे पानी में मिक्स कर दो, तो फिर वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तभी वो क्या करेगा, है ना, आयंस फिर आपके उसमें क्या होगा, एक्वस में एक्चुअली क्या होता है, इसके आयन
रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो फिर वो कंडक्शन का काम करने लगता है ना। तो इसके जब आयन आपके फ्री हो जाएंगे तो फिर वो कंडक्शन का काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट यहां पे लिखना है हमें, क्या? इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ आयन, है ना। इसमें आपके क्या होते हैं, आयन्स नहीं होते हैं, इसीलिए आपका क्या होता है, एक गुड कंडक्टर नहीं होता है। सो मैंने क्या बोला कि इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री आयन तो है नहीं, है ना, बिकॉज इट डू नॉट हैव फ्री आयन, इसमें फ्री आयंस होते नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, आपके बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है। चलो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, मैं इसे क्लीन करता हूं अभी। देखिए मैं इसे क्लीन करता हूं अभी, दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं नेक्स्ट। अब सुनो, देखो मैंने क्या बोला आपको, आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, तो इसीलिए जनरली ये आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सुनो मैंने क्या बोला, देखो आयोनिक कंपाउंड की बात करें, अगर ये आपके कैटायंस है और ये आपके एनायन है, तो इसके बीच में जो फोर्स होता है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, तो ये टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है, तो इसी के वजह से, है ना, इस क्या होते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होगा कि सिंपली इसमें बॉन्डिंग होता है ना, तो जब बॉन्डिंग होता है, जरूरी नहीं है कि इसमें जो फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक कंपाउंड में लग रहा था। तो अगर इसमें आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहे हैं आपके, तो वो इसको टाइटली क्या करता है, पैक कर देगा, तो ये आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स नज़दीक जाएगा तो वो तो सॉलिड बनेगा ना, थोड़ा सा दूर जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे, लिक्विड, एंड देन और भी अगर दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें, दैट्स व्हाई इट इज इन सॉलिड स्टेट। लेकिन ये आपके जनरली पाए जाते हैं गैसियस और नहीं तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिख दो आयोनिक कंपाउंड, इट इज जनरली found in solid state due to strong electrostatic force। ठीक है, और इसकी बात करें, इट इज फाउंड आउट इन, ये पाए जाते हैं आपके किसमें, लिक्विड और गैसियस, है ना, मतलब ये आपके लिक्विड या फिर गैसियस में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बिकॉज इट डू नॉट हैव strong electrostatic force। strong electrostatic force, है ना, इसमें नहीं होता है, इसी वजह से आपके क्या होते हैं, जनरली लिक्विड या फिर गैसेज स्टेट में पाया जाता है। देखो इसके बाद की बात करें, इसमें और भी कुछ हम लोग डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। देखो आयोनिक कंपाउंड में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। सो यहां पे लिख दो, इट हैज़ हाई एमपी, है ना, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बताओ, ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, इट हैज़ लो एमपी,
एंड Bp, मतलब मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, लो होगा, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका आपका ज़्यादा होगा। अब ये आपको चीज़ें पता है क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपके स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, लेकिन इसमें आपके क्या होते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं, जो कि एक वीक फोर्स है ना। इसमें जो फोर्स होता है क्या होता है, इसमें जो होते हैं आपके, इट हैज़ इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन, इसके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है बिटवीन क्या, तो नॉन मेटल, क्योंकि ये नॉन मेटल्स से ही तो बनता है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी क्या होते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, और इसमें आपकी इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन cation and anion, between metals and नॉन मेटल, है ना। हालांकि मेटल्स नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, आयंस होता है, ठीक है। तो जनरली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें इसके बीच में आपके इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो आपके सफिशिएंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, देखिए ये सेकंड नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके आंसर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि राइट द ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कौन सा कंपाउंड है, देखिए ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है C3H6 और एक आपके ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ये आपको दिया हुआ है कि इसमें इसके आइसोमर को आपको दिखाने हैं, एंड आल्सो गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, C3H6O दिया हुआ है ना, मतलब इसके स्ट्रक्चर को बना लेंगे, है ना। इसके मतलब जितने भी आइसोमर बनेंगे वो हम लोग देख लेंगे, और फिर इसके डॉट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। चीज़ बताओ, इसमें ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना C3H6O, तो 3 तो कार्बन है ना, 3 कार्बन है हमारे पास। तो चलिए एक बात बताओ कि 3 कार्बन मतलब 1 2 और ये हो गए 3, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन भी है हमारे पास। सोचने वाली बात है, देखो ध्यान से सोचो, अगर हमें ऑक्सीजन लगाने हैं तो या तो यहां लगेगा, या फिर यहां पे लगेगा, या फिर यहां पे लगेगा। सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला कि देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि एक है हमारे पास ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहां लगेगा, या तो यहां पे लगेगा, यानी तो यहां पे लगेगा, या फिर यहां पे लगेगा। अच्छा, अगर सोचो, अगर मैं आइसोमर बना रहा हूं तो ऑक्सीजन यहां लगाऊं या फिर यहां लगाऊं, बात तो एक ही है ना। क्या, अगर मैं इसके आइसोमर को बना रहा हूं तो ऑक्सीजन भैया को यहां पुट करें या फिर यहां पुट करें, बात तो एक ही है ना। क्या, क्योंकि नेमिंग तो एक ही हो जाएगा, है ना। जिस तरफ आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो नेमिंग हम लोग उसी साइड से करते हैं, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हम लोग यहां पे पुट करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें आपके 2 ही तो आइसोमर बन सकते हैं ना। एक बार आपको क्या करने हैं कि ऑक्सीजन यहां पे लगा देने हैं, और एक बार एक बीच में लगा देने हैं। तो बाकी इसमें क्या लगाएंगे, तो हाइड्रोजन लगाएंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक और 3 कार्बन यहाँ पे दिखा देते हैं। सुनिए, ऑक्सीजन जब भी होता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है ना। याद करो, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो आपके कितने होते हैं, बोलो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। इसके वैलेंसी कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। तो अब ये बॉन्डिंग अगर करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके फिर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ होगा तो फिर 7 ही तो होगा ना। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि कोई भी कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। एक बार यहां जुड़ गया तो एक बार बीच में जोड़ देते हैं, है ना।
एक बार हमने इस कॉर्नर पे जोड़ दिया तो फिर दूसरा क्या, यहां पे इसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन लगा लेते हैं यहां पे। देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं तो एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन आप यहां पे इसे दिखा दो। इस कार्बन का यहां पे एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, फिर एक यहां पे, एक आपके यहां पे आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब याद करो ये क्या है, मिथ इथ प्रोप, यानी 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। यस, देखो ये क्या है आपका CHO, इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। क्या ये आपके कीटोन्स ग्रुप हैं क्या, ONE लगाते थे याद करो, है ना। तो 3 कार्बन है, इसका क्या नाम हो जाएगा, पहले तो हाइड्रोजन लगा दो। देखो इसमें हमारे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएगा। क्या मैं यहीं पे लगा दूं 3 हाइड्रोजन, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाएंगे अलग से हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लगा देता हूँ 3 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन इसके आपके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो हो गया आपका। इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप, तो क्या बोलेंगे इसे, प्रोपे, ONE लगा देते हैं, है ना, प्रोपेनॉन, है ना, प्रोपेनॉन इसे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, है ना, ये आपके क्या है, कीटोन्स ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो ये आपके बन गए। अब इसका बोल रहा है ना आपको क्या बनाना है, इसके आइसोमर तो हमारे बन गए इसके, है ना। ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया था, इसके 2 आइसोमर बन गए, एक आपका प्रोपेनॉन और एक आपका क्या हो गया, प्रोपेनल। अब देखो डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, बहुत ही आसान होता है। अगर इसके मैं डॉट स्ट्रक्चर को दिखा दूं, इसके अगर डॉट स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो देखो एक कार्बन ले लो, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, मतलब इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 2 यहाँ पे लगा देते हैं ना। कार्बन का कितना होता है, 4, तो 2 तो इसके साथ शेयर करेगा ना, ये जी हो गए आपके, इसका ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये कार्बन का फिर एक दूसरे कार्बन के साथ ये अटैच होगा, हो गए इस कार्बन के साथ। यहाँ पे आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन होगा। देखो घेरना भी होता है ना, इसलिए या तो डॉट दिखा दो या नहीं तो क्रॉस दिखा दो, आप पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। चलो दिक्कत हो रही है बनाने में, तो हम लोग यहाँ पे डॉट से दिखा देते हैं, जल्दी बनेगा। फिर CH3 यहाँ पे हो गया, ये आपकी C डबल बॉन्ड O, और इसे फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं, एक सिंगल बॉन्डिंग के साथ ये कार्बन हो गए, और फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। चलिए सर, देखो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इसका ड्यूप्लेट ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट हो गए, इसका हो गया, है ना। चलिए ऑक्सीजन का देख लो, ये जी हो गए आपके इसके ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। यहाँ पे ये जो आपके हैं ड्यूप्लेट, इसका पूरा हो गया, ये जी इसका ड्यूप्लेट हमने हाइड्रोजन का कंप्लीट किया, ये भी इसके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन का देखो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। इस कार्बन का भी यहाँ पे दिखा दो इस तरीके से, है ना, थोड़ा ढंग से बना लेना अपने, जब ये आएगा तो, अगर है ना, तो इस तरीके से। और जो ये कार्बन बचे, इसका भी हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो, ठीक है ना। जो भी है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो इसी के ये आपका प्रोपेनॉन का डॉट स्ट्रक्चर आपके बन गए। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रोपेनल का, है ना। प्रोपेनल का ये आप लोग खुद बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कार्बन ये हो गए, हाइड्रोजन एक डॉट डॉट, हाइड्रोजन यहाँ पे डॉट डॉट, इसके ड्यूप्लेट को पूरा करना है ना। ये हो गए आपके, ये हो गए आपके। चलिए ठीक है, हम लोग गैप इसीलिए देते हैं ना, क्योंकि घेरना भी होता है ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस में एक दे देते हैं ताकि इजी हो हमारे लिए बनाना। तो ये इसका भी ड्यूप्लेट हमारे कंप्लीट हो गए। एक सिंगल बॉन्ड के साथ आपके ये कार्बन होंगे, डॉट स्ट्रक्चर है तो डॉट डॉट से दिखाएंगे। ये कार्बन यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, ये हो गए हाइड्रोजन, और इसका भी आपने ड्यूप्लेट को पूरा कर दिया।
ये हो गया हाइड्रोजन, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। एंड देन फिर से हमारे पास क्या है, कार्बन। ठीक है, यहां पे है आपके ऑक्सीजन, तो 2 डॉट यहां पे देंगे, 2 डॉट यहां पे देंगे, है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, 6 हैं तो 2 यहां पे, 2 यहां पे दे दो, 2 यहां पे दे देते हैं, और ये 2 2 4 2 8 है ना, इसका भी कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। ये कार्बन बचे, इसके साथ एक हाइड्रोजन जो कि इस तरीके से आपके होंगे, इसका भी यहाँ पे क्या हो गया, इसका भी आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, है ना। सारे हाइड्रोजन का हमने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बचे आपके क्या, तो कार्बन। चलो कार्बन को पूरा करते हैं। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, है ना। इस कार्बन का क्या दिखाएंगे, 2 2 4 2 6 एंड देन इसको लेते हुए 8। और ये जो कार्बन है ना, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों आपके इस तरीके से हो जाएंगे, देखते जाओ, ये हो गए जी आपके इस कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, प्रोपेनल का डॉट स्ट्रक्चर है ना। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया था 17 का ही। देखो सारे क्वेश्चन आपके PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो ये भी आपका 17 का ही है। 17 और 18 लिखा हुआ है इस तरीके से, है ना। ये आपके इस क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप एक बार जरूर से देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मैं इसे क्लीन करता हूँ, ये देखो क्वेश्चन हमारे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन अगेन मैं ऊपर लगा दूंगा, तो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आपके हैं, मतलब ये दिया हुआ ना कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट करना आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला जो आपका रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका रिएक्शन करवाते हो आप किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। सिंपली इसे आपको हीट कर देना है, काफ़ी आसान है ये, है ना, काफ़ी आसान है। बी नंबर में देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है कि C2H5 को, इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल का आपको क्या कर देना है, हीट कर देना है। क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको क्या करना है, हीट कर देना है। इसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है 443 केल्विन, है ना। तो 443 केल्विन दिया हुआ है। वाटर की क्वांटिटी इससे निकल जाएंगे भाई, है ना। इससे क्या होगा, आपका वाटर की क्वांटिटी निकल जाएंगे, तो C2H4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक आपके यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3, है ना। ये आपके क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए जी, आपके इसके अलावा और कुछ नहीं है, है ना। तो ये रिएक्शन देख लेते हैं। देखो ये इथाइल अल्कोहल को जब हीट कर देते हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देते थे, याद करो CO2 और प्लस में आपके वाटर रिलीज हो जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ H2O प्लस में क्या हो जाएगा, CO2। ऑफ कोर्स ये आपके बैलेंस नहीं है, आप इसे बैलेंस कर सकते हो, उसका जरूरत अभी नहीं है। जब देखो कॉन्क H2SO4 के साथ 443, देखो इसमें और भी आपके कैटेगरीज होते हैं। इसको अगर टेम्परेचर को ना मेंटेन, अगर ये टेम्परेचर का जब वेरिएशन लाएंगे ना, तो फिर प्रोडक्ट भी आपके डिफरेंट बनते हैं। लेकिन 443 केल्विन के साथ जो आपको अगर कॉन्क H2SO4 के साथ इसे हीट करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, C2H4, है ना। और ये क्या है आपका, इथीन है ना, इथीन है ना, डबल बॉन्ड होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इथीन, ENE लगाएंगे, है ना। और प्लस में आपके क्या हो जाएंगे, वाटर के वॉल्यूम निकल जाते हैं, सॉरी वेपर के रूप में नहीं निकलता है, तो इसे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है ना। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन और प्लस में वाटर रिलीज हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास CH3COH, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है।
याद करो कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम के बाइकार्बोनेट, या नहीं तो Na2CO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसके साथ ये एसिड का रिएक्शन होता है ना, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज होता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA है ना, ये आपके सॉल्ट होते हैं। CH3COONA प्लस में आपका वाटर एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, है ना। यही तो आपके रिएक्शन होते हैं। ये एसिटिक एसिड में जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेंगे आपके, वाटर एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका यहां पे दिया हुआ था। इसके बाद की बात करें, देखो एक क्वेश्चन आपका हाइड्रोजनेशन, यहीं पे मैं समझा देता हूं। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन है ना, हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है। ये दिया हुआ है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। देखिए हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते क्या है, समझो बात को। हमारे पास जो एल्काइन ग्रुप होते हैं ना, यानी कि YNE, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्कीन में। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कर सकते हैं, एल्काइन को आप एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, देखिए तो हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्कीन है ना, उसको हम लोग क्या किसमें, एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो एडिशन होगा ना हाइड्रोजन का, कोई ना कोई हमें कैटलिस्ट यूज करने होता है। तो वो जो कैटलिस्ट यूज होता है इसमें, वो जो आपके कैटलिस्ट यूज होते हैं वो आपका होता है इसमें निकेल, है ना। निकेल या फिर प्लैटिनम का भी यूज हम लोग करते हैं। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो क्या होगा, निकेल होगा। तो निकेल के प्रेजेंस में हम लोग इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो जो एल्काइन ग्रुप होते हैं वो आपके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एल्कीन है आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके केमिकल रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं अभी। देखिए सर, देखो हमने क्या बोला, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ले लिया C2H2, किसी एक अल्काइन के हाइड्रोकार्बन को ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिथ इथ, 2 कार्बन है ना, मतलब मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इथाइन बोलते हैं ना। ये क्या है आपका, ये इथाइन है। अच्छा, इथाइन, इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं बोलो, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, है ना, ये हो गए आपके। तो जब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो करेंगे क्या, जब 2 हाइड्रोजन सिंपली इसमें एक इसमें हाइड्रोजन एक इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या था, एल्काइन ग्रुप था, है ना, ये हमारे क्या थे, एल्काइन ग्रुप था। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कीन में, है ना। ये आपके किस में कन्वर्ट हो गए, एल्कीन में, ENE में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन मिथ इथ, यानी कि इथीन, है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे, इथीन हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये अच्छा, ये क्या है आपके सिमेट्रिकल। सुन लो, एक बात समझो, ये जो है आपका वो क्या है, सिमेट्रिकल। अच्छा छोड़ो उसको, पहले देखते हैं, ये इथीन हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास है, अगर हमारे पास इथीन है वहां पे, देखो दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है कि HC डबल बॉन्ड C और H, हमारे पास ये क्या है, इथीन है। जब इसका भी हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी कि H2
के साथ इसका एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसमें और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन में आपके एक एक हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो सॉरी, ये आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छूट गया, तो 2 हाइड्रोजन आपके और जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और बाकी आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। तो क्या ये एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। सिंगल बॉन्ड में ANE सफिक्स लगाते हैं ना, तो मिथ इथ यानी इथेन ANE लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मैं इसे क्लीन करता हूं थोड़ा सा, देखो एक और चीज समझाता हूं मैं। अगर आपको और भी कुछ एग्जाम्पल देने हैं तो आप एक बात और समझो, ये जो है ना आपका, ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइन है। ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल एल्काइन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है ना उसके बगल में आपके एक कार्बन है या इसके बगल में एक कार्बन है, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड के उस साइड आपके 2 कार्बन है तो इस साइड भी आपके 2 ही कार्बन रहेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। अच्छा, क्या होगा जब हम लोग अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को लेंगे, मतलब देखो अनसिमेट्रिकल भी देख लेते हैं एक बार। दोनों में ज़्यादा जो दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। देखो अनसिमेट्रिकल की बात करें, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, हमने ये हाइड्रोकार्बन में ले लिया कौन सा, एल्काइन ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो यहां पे आपके हो जाएंगे CH और ये दे दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक कार्बन दे दिया और इस साइड लगा देते हैं CH का 3। ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड 2 कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्काइन ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, जब इसका भी हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये ट्रिपल बॉन्ड फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, यानी कि CH3, ये हो गए CH डबल बॉन्ड और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए समझिए बात को, फिर से अगर मैं इसका H2 के साथ रिएक्शन करा दूं, एडिशन करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो फिर ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहां पे आपकी CH3, यानी कि दोनों ही कार्बन में एक एक हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बात क्लियर है। तो ये भी हमारे एक स्पेशल केस मतलब हो सकते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में आपके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। याद रखना आपको, हाइड्रोजनेशन जब भी होगा, हम लोग एक कैटलिस्ट का यूज जरूर से करेंगे, वो क्या है आपका, निकेल, ठीक है। चलिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइसोमर ऑफ हेक्सेन, है ना। ये भी आपको 2-3 बार पूछा गया है। आइसोमर ऑफ हम लोग देखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन के आइसोमर को हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसे क्लीन कर देता हूँ अभी, देखो चलिए आइसोमर देख लेते हैं। ऑफ इसके देखो, इसके जो आइसोमर होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, जाते हैं, तो एक बार जरूर से इसे रिवीजन कर लेंगे। तो हेक्सेन का आपका क्या देखना है, आइसोमर देखने हैं। देखिए पहला तो आपका क्या होगा, 6 कार्बन होंगे, है ना। हेक्सेन में आपके कितने कार्बन होते हैं, 6, और ये हो गए आपके 6। इसमें कितने हाइड्रोजन, 3, इसमें कितने हाइड्रोजन, 2, इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2, इसमें भी कितने लगेंगे आपके, 2, और ये हो गए आपके 3। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम लोग हेक्सेन बोल सकते हैं, ठीक है। अब फिर इसका दूसरा, है ना, इसके दूसरे आइसोमर को हम लोग बनाते हैं। देखो आइसोमर मतलब क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही रहेगा लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपके डिफरेंट हो सकता है।
तो जो कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन को मैं यहां लगा देता हूं, ये 4 1 5, एक हो गए 6, ये भी तो हो सकता है ना, है ना। दूसरा हमारा जो आइसोमर बनेगा ये तो ये हो सकते हैं आपके। चलिए तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 लगेंगे, यहाँ पे आपके 3 यूज़ होगा। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आपका लग जाएगा, है ना। तो इसका तो हेक्सेन नाम था, इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन। तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। तो एक और यहां पे बना लेते हैं, देखो 1 2, यहां पे क्या करेंगे, इस 2 कार्बन पे हम लोग 2 कार्बन लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 हो गए, 1 5, एक आपके 6 हो गए, है ना। ऐसे भी तो बन सकता है ना, ऐसे भी तो आपके बन ही सकते हैं। तो अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा। तो देखो इसमें 3 हाइड्रोजन देंगे, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आपके और यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन। तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल, है ना, 2 है ना, हाँ जी, है ना, 2 मिथाइल है तो 2 पे 2 2 डाइमिथाइल मिथ इथप्रोप ब्यूटेन। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 1 2 3। अब इस बार क्या करेंगे, देखो इस कार्बन को इस बीच में आके रख दो, है ना। इस कार्बन को यहाँ पे बीच में रखेंगे तो भी तो आपके एक आइसोमर बन ही सकते हैं। तो 3 कार्बन है हमारे पास, इसको यहाँ पे कार्बन को रख देते हैं और यहाँ पे आपके 6 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5, और ये आपके 6 हो गए। तो यहाँ पे आपका कितना होगा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा तो 3 मिलेगा। अब इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3, यानी क्या बोलेंगे इसे 3 मिथाइल मिथ इथप्रोप ब्यूट पेंटेन, है ना, पेंटेन। क्या हो जाएगा 3 मिथाइल और आपके हो जाएंगे पेंटेन। तो ये आपके इसके हो गया आइसोमर। और भी बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। देखो एक और आपके बन सकते हैं, लेते हैं, देखो एक कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, एक हम लोग यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं। ठीक है, हो गए आपके 6, 1 2 पे कार्बन है और 3 पे भी आपके कार्बन आ गए, है ना, और यहाँ भी एक कार्बन है। तो देखो इस हाइड्रोजन को कितने, इस कार्बन को कितने 3 हाइड्रोजन, इसको कितने 3 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन आपके आएंगे, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसमें आपका 1 हाइड्रोजन आएगा, इसमें आपका 3 हाइड्रोजन आएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल। क्या बोलेंगे 2 3 डाइमिथाइल और मिथ इथप्रोप ब्यूटेन। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके आइसोमर ऑफ हेक्सेन, है ना, आइसोमर ऑफ क्या हो गया आपके हेक्सेन। तो इस तरीके से हम लोग इसके आइसोमर भी बना सकते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसे आप रिवीजन करके ही एग्जाम में जाएं, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।